हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़ में इंटरनेशनल रिलेशंस का ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जुलाई मंथ के सभी रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल I2U2 समिट के बारे में है। हाल ही में फर्स्ट I2U2 लीडर्स समिट को ऑर्गेनाइज किया गया, वर्चुअल समिट हुई है। देखिए, समिट का मतलब क्या होता है। समिट पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसे कहा जाता है। तो जब भी कोई समिट होती है मीटिंग के फॉर्म में, तो वहां पे कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट शामिल होता है। जैसे अभी ये जो I2U2 समिट हुई है, इसमें इंडिया की ओर से हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो शामिल हुए। तो जब भी आपको कहीं समिट दिख जाए तो आप समझ जाओ कि ये हाईएस्ट लेवल की मीटिंग होती है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट शामिल होते हैं। यहां पर देखिए, जो I2U2 समिट है इसमें 4 शब्द हैं। इनफैक्ट एक है I2, इसका मतलब 2 I, और U2 मतलब कि 2 U। तो 2 I इंडिकेट करते हैं इंडिया और इजराइल को, 2 U इंडिकेट करते हैं UAE और US को। इसे वेस्ट एशियन क्वाड का भी नाम दिया गया है क्योंकि वेस्ट एशिया में ये 4 देशों का समूह है और 4 देश मतलब क्वाड। देखिए, अक्टूबर 2021 में अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया था। उसी दौरान ये बात की गई थी कि ये चारों देश इकोनॉमिकली कोऑपरेट करेंगे। अब्राहम अकॉर्ड क्या था? अब्राहम अकॉर्ड में यूएसए के मीडिएशन में इजराइल के साथ यूएई ने अपने संबंधों को बेटर किया। ऐसा 26 साल बाद हुआ जब किसी अरब कंट्री ने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को बेटर किया। तो यूएसए के मीडिएशन में यूएई ने जो इजराइल के साथ अपने संबंधों को बेहतर किया, दैट वाज बाय द अब्राहम अकॉर्ड। अब ये जो पूरे रिलेशंस बिल्डअप का दौर रहा, इसमें यूएसए, इजराइल और यूएई तो शामिल ही रहे। इसमें इंडिया को भी हिस्सेदारी मिली और इंडिया भी इसमें शामिल हो गया और चारों देशों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम आपस में इकोनॉमिकली इंगेज होंगे एक दूसरे के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। तो ये तो मामला हो गया कि I2U2 की बात कब चली। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ है, म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो कॉमन एरियाज हैं हम उन पे काम करेंगे। मोरलेस ये एक प्रकार की इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जहां पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया जाएगा। 6 एरियाज डिसाइड किए गए हैं कोऑपरेशन के लिए जिन पर फोकस रहेगा, जैसे कि ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट किया जाए पानी के फील्ड में, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आपको दिख रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस है जहां पे किसी को काउंटर करना है। दिस इज मोर एंड लेस इकोनॉमिक अलायंस। ठीक है, क्या निकल के आया इस समिट से? भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क बनाने को लेकर प्रयास किए जाएंगे। इंडिया इसके लिए लैंड देगा। यहां पर कोलैबोरेशन रहेगा इजराइल का, यूएस का और यूएई का। ये तीनों देश कोलैबोरेट करेंगे इंडिया के साथ और इंडिया में बनाए जाएंगे फूड पार्क्स। यूएई इस प्रकार के फूड पार्क्स के लिए $2 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है और जो टेक्निकल सपोर्ट रहेगा वो यूएस और इजराइल का रहेगा। वाई इंडिया? इंडिया को ही क्यों चुना गया? बिकॉज देखिए, इंडिया फूड सरप्लस है, यहाँ पे फूड का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। ये फूड पार्क्स फूड की प्रोसेसिंग में मदद करेंगे। फर्दर इंडिया की प्रॉक्सिमिटी है इजराइल के साथ भी और यूएई के साथ भी जोग्राफिकली, तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग पार्क्स को बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बात और भी समझिएगा, यही देखिए, स्मूथ एग्रीकल्चर सप्लाई चेन स्टैब्लिश किया जा सकता है इजराइल और यूएई के बीच में। दैट इज द रीजन कि फूड पार्क्स को बनाने का प्लान इंडिया में बनाया गया। हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट भी गुजरात में स्टैब्लिश किया जाएगा। हाइब्रिड का मतलब यह है कि सोलर एनर्जी का हो या फिर विंड एनर्जी कह लो, अगर एक से ज़्यादा एनर्जी सोर्सेस आप मिक्स कर रहे हो तो आप उसे हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हो। I2U2 ग्रुप जो है, यहाँ पे हम सपोर्ट करेंगे हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। मतलब कि इसमें 300 मेगावाट का विंड और सोलर कैपेसिटी कॉम्प्लीमेंट करके तैयार किया जाएगा। फर्दर यहाँ पर मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन रहेगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का। जो भी एनर्जी हम जनरेट करेंगे विंड और सोलर पावर से, उसे हम बैटरी में स्टोर भी कर पाएंगे। प्रोजेक्ट हमें मदद देगा जो 500 गीगावाट का हमारा ऑब्जेक्टिव है 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को जनरेट करने का, उसमें भी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO के बारे में है। ईरान और बेलारूस जल्दी ही 2 नए मेंबर बन जाएंगे SCO के, जिन्हें बैकिंग मिल रही है चाइना और रशिया से। उम्मीद है कि अप्रैल 2030 तक इनकी सदस्यता को कंफर्म कर दिया जाएगा। सोवियत यूनियन 1991 में टूट गया। उसके बाद से जो सिक्योरिटी इकोनॉमिक आर्किटेक्चर तैयार करके रखा था सोवियत यूनियन ने, वो पूरी तरीके से बिखर गया। एक बार फिर से सोवियत यूनियन की लीगेसी लेने वाले रशिया ने इसे स्ट्रेंथन करने की कोशिश की और बनाया गया संघाई 5। संघाई 5 में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान शामिल रहे। बाद में इसे एक्सटेंड किया गया। 2001 में फॉर्मली जो SCO है वो अपने स्वरूप में आता है।
जिसमें उज्बेकिस्तान को इंक्लूड किया गया। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को इसकी मेंबरशिप दे दी गई। एससीओ जब से बना है तब से लगातार ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पर फोकस कर रहे हैं। काउंटर टेररिज्म इनकी प्रायोरिटी रही है। 3 एरल्स, टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म पर इनका फोकस रहा है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कई सारी संस्थाएं वर्क करती हैं, जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल, ये सबसे सुप्रीम बॉडी होती है एससीओ की, जहां पर इंटरनल फंक्शनिंग कैसे होगी और इंटरेक्ट कैसे किया जाएगा अलग राज्यों के साथ, स्टेट्स के साथ, और जो इंटरनेशनल इशूज़ उन पर बातचीत की जाती है। दूसरी एंटिटी होती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल, जहाँ पे बजट को अप्रूव किया जाता है और इकोनॉमिक स्फीयर में बातचीत होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यहाँ पर डे टू डे इशूज़ पर चर्चा होती है। और एक है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसे टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म का जो फाउंडेशनल वैल्यू है जो इसकी एससीओ की, उसे ही फॉलो करने के लिए रैट्स को बनाया गया। एससीओ का सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है और ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन और चाइनीज़ है। 2022 का प्रश्न था, इनमें से किसका भारत हिस्सा है, मेंबर है? AIIB, MTCR और SCO। सही जवाब था डी, भारत तीनों का ही सदस्य है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज के बारे में है। WTO में जो उसकी मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, उसमें अभी हाल ही में फिशरीज में जो सब्सिडी का एग्रीमेंट था उसे कंक्लूड किया गया। फिशरीज को लेकर जब WTO की मीटिंग चल रही थी तभी काफ़ी विवाद था। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज इस मामले पर बटे हुए थे। फिशरीज में देखिए होता क्या है कि मछलियों को पकड़ा जाता है समंदर में से। ओवर फिशिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि छोटी मछलियों को भी पकड़ लिया जाता है। समंदर के पास एक कैपेसिटी है मछलियों को रीजनरेट करने की, फिशेस को रीजनरेट करने की, लेकिन हम अपनी ग्रीड में इतनी ज़्यादा मछलियां पकड़ लेते हैं कि समंदर उसे रीजनरेट कर ही नहीं पाता। सरकार कोशिश करती है कि वो इसे रेगुलेट कर ले, लेकिन कई सारी जगहों पर ये इलीगली फिशिंग की जाती है। देखिए कुछ तो मछुआरे होते हैं जो आजीविका के लिए फिशिंग करते हैं, उन्हें सरकार मदद देती है ताकि उनके पास अच्छी क्वालिटी की बोट्स हों, नेट्स हों, और वो फिशेस को आसानी से पकड़ के बाजार में बेच के आजीविका चला सकें। फॉर दैट पर्पस लगभग हर देश की सरकार सब्सिडी देती है। इस सब्सिडी को लेकर अक्सर WTO में क्वेश्चन किया जाता है कि जो सब्सिडी दी जाती है उसकी वजह से ओवर फिशिंग होती है, और ओवर फिशिंग के होने की वजह से जो समंदर में मछलियों की संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। WTO में यही मामला रेज किया गया था, इंडिया ने इसका विरोध किया। देखिए इंडिया उतनी सब्सिडी नहीं देता जितनी बाकी देश देते हैं। जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना लगभग $7 बिलियन की सब्सिडी देता है, और USA भी $3.5 बिलियन के आसपास देता है, EU भी देता है। इंडिया तो 250 मिलियन के आसपास की सब्सिडी देता है, मतलब हम तो बहुत कम सब्सिडी देते हैं। लेकिन ये लोग कह क्या रहे थे कि जो लीगल सब्सिडी है आप उसको बंद कर दो, कोई सब्सिडी देगा ही नहीं। इंडिया ने इसका विरोध किया क्योंकि इससे तो जो हमारे फिशरमैन्स हैं वो वल्नरेबल हो जाएंगे, उनके पास बोट्स ही नहीं होंगी तो उनकी आजीविका का साधन ही छिन जाएगा। तो इंडिया ने कहा कि नहीं, जो लीगल फिशिंग है उसके ऊपर जो सब्सिडी दी जाती है उसे तो नहीं रोका जाना चाहिए। फाइनली इंडिया की बात मान ली गई और ये कहा गया कि जो IUU फिशिंग है, जिसमें 3 टर्म्स हैं, इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड, इस प्रकार की फिशिंग में किसी प्रकार की सब्सिडी का इस्तेमाल ना होने पाए, इसे इंश्योर किया जाएगा। बाकी जो लीगल फिशिंग है जो एक कोटा के भीतर हो रही है, जिससे हम समंदर को मिसयूज नहीं कर रहे हैं, वहां तक तो बात ठीक है, उस पर आप सब्सिडी दे सकते हो। तो जो एग्रीमेंट है ये कोस्टल रीजन के जो एक कंट्री का जुरिस्डिक्शन होता है ना, 200 नॉटिकल माइल तक का, जहां के रिसोर्सेस आप यूज कर सकते हो, उसमें अगर लीगल फिशिंग हो रही है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उसमें अनरिपोर्टेड या अनरेगुलेटेड फिशिंग हो रही है तो सब्सिडी नहीं दी जा सकती। फर्दर अगर हाई सी में सब्सिडी हो रही है, फिशिंग हो रही है, तो वहां पे भी सब्सिडी के प्रावधान नहीं रहेंगे। यहां पे देखिए एक ट्रांजिशन पीरियड की भी बात है। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए डेवलपिंग कंट्रीज को या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, क्योंकि ये डिसएडवांटेज की कंडीशन में है। जब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे तो 2 सालों का समय मिलेगा इन देशों को इसे इंप्लीमेंट करने के लिए। कुछ एग्जेम्पशंस हैं, WTO के मेंबर्स को सब्सिडी देने को अलाउ किया गया है IUU के बाहर। IUU में 3 टर्म्स हैं, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाहर आप सब्सिडी दे सकते हो, कोई प्रोहिबिशन नहीं है ऐसे मामलों में जहां पे बायोलॉजिकली सस्टेनेबल लेवल ऑफ फिशिंग चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेनिफिट्स की बात करें तो इससे सब्सिडीज को हम रोकेंगे और जो इलीगल फिशिंग होती है, अनरेगुलेटेड होती है, उसे हम रोक पाएंगे। और जो इलीगल फिशिंग हो रही है, फिशरीज रिसोर्सेज जिससे डिप्लीट हो रहे हैं, उस पर इससे चेक लगेगा। बात करते हैं WTO की। WTO 1995 में एग्जिस्टेंस में आता है, ये GATT का सक्सेसर है। WTO के पहले जो एक एग्रीमेंट काम करता था, दैट वाज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। कायदे से ये कोई संस्था नहीं थी, एक प्रकार का एग्रीमेंट था, एंड दैट इज द रीजन इसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स होते हैं 1986 के बाद, और फाइनली WTO को बनाया जाता है। WTO का काम है कि दुनिया में जो व्यापार है वो अच्छे से चलता रहे। इसमें वर्तमान में 164 मेंबर्स हैं। WTO का एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है जो कि इसकी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, 2 साल में एक बार मिलती है। सारे जरूरी डिसीजंस इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं।
एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2015 में आया था कि टर्म्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ द सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड पीस क्लॉज न्यूज में देखे गए किस रेफरेंस में? सही जवाब सी था, यानी कि WTO। हमारा नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, दैट इज INSTC। ठीक है, अभी रिसेंट में हुआ क्या है, जो ईरान है, ईरान ने पहली बार रशिया का गुड्स इंडिया को ट्रांसफर किया है थ्रू INSTC। दैट्स वाई दिस आर्टिकल इज इन न्यूज़। अब देखो ये INSTC क्या है, ये ट्रांजिट और आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। आप इस मैप से समझो, देखो इंडिया से रशिया तक गुड्स जाने का एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को ही हम INSTC कहते हैं, या फिर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, बिकॉज ये नॉर्थ को साउथ से जोड़ रहा है। नॉर्थ इज लाइक यूरोप यू कैन से, साउथ इज इंडिया यू कैन से। ठीक है, अब याद रखिएगा ये एक मल्टी मोडल नेटवर्क होगा। व्हाट इज दिस मल्टी मोडल नेटवर्क? अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर जितना भी ट्रांसपोर्ट होगा सिर्फ और सिर्फ सी के थ्रू होगा। यहाँ पर एरोप्लेन का भी यूज़ करेंगे, लैंड का भी यूज़ करेंगे, रोड का भी, रेलवे का, सबका यूज़ करेंगे। दैट इज इट इज कॉल्ड एज मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज INSTC। ठीक है, अब जो INSTC है ये 2000 में, दैट मीन साल 2000 में पहली बार रशिया के द्वारा प्रपोज किया गया था। ठीक है, अब आप ये देखिए इसका मेजर काम क्या है। इसका मेजर काम यह है, जो भी यहाँ पर मेंबर कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर टोटल 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, टर्की, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन एंड सीरिया। ठीक है, ये जो 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके बीच में एक ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन बढ़ाना है। ठीक है, मतलब इन 13 कंट्रीज से ही ये जो INSTC है वो पास हो रहा है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो UPSC यहाँ पर पूछ सकता है कि ये कौन कौन से मेजर वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी। ये देखो, ये इंडियन ओशन यहाँ पर, फिर यहाँ पर हमारा हो गया कास्पियन सी, और यहाँ पर होगा हमारा पर्शियन गल्फ। इन तीनों को कनेक्ट करता है ये। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज अबाउट INSTC। अब नाउ वाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। देखो, सबसे पहली बात तो कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है रशिया तक का, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली 30% से कम होने वाला है। 30% से, लाइक इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और देखो अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, अभी हमें इनके ऊपर डिपेंड क्यों करना ऑयल के लिए? बिकॉज हम सेंट्रल एशिया से ऑयल, नेचुरल गैस ये सब मंगवा ही नहीं सकते हैं। अब जब हमारा INSTC रेडी हो जाएगा तो हम बोलेंगे नहीं भैया हम तो यहाँ से मंगवाएंगे, थोड़ी बहुत यहाँ से मंगवाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इनसे जो डिपेंडेंस है ना वो कम होगी। ठीक है, और उसके बाद लास्ट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि ये जो हमें है वो पूरे यूरोप में भी कनेक्टिविटी देगा। अभी यूरोप में जाने के लिए हमें सेम ये स्विस कैनाल वाला रूट यूज़ करना पड़ता है, बट अब क्या होगा ना, ये देखो स्विस कैनाल वाला रूट, अब क्या होगा कि डायरेक्टली हम सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंच के आगे यूरोप में भी ट्रांसपोर्ट करवा देंगे सब कुछ, और यूरोप वाले फिर हमारे यहाँ स्विस कैनाल से पहुँचा देते हैं। तो देखो बिल्कुल एक चेन बन जाएगी कि हमने INSTC यूज़ किया, फिर यूरोप वाले अपना स्विस कैनाल वाला यूज़ करके यहाँ पर पहुँचा देंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट INSTC। इसके अलावा रशिया और इंडिया एक रूट डिस्कवर कर रहे हैं, यहाँ ईस्टर्न साइड से पास होगा ये। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज चेन्नई व्लादिवोस्टोक रूट। यहाँ पर व्लादिवोस्टोक है और यहाँ पर चेन्नई है, इनको कनेक्ट करेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट INSTC। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।